नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में देश और दुनिया की कुछ अहम घटनाओं को गहराई से डिकोड किया जाएगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं तक आज का यह सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। आइए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही मशहूर और सटीक कहावत है, सपने तब तक काम नहीं करते जब तक आपका शेड्यूल काम नहीं करता। सच भी है ना? ये बात सिर्फ हमारी निजी जिंदगी पर नहीं, बल्कि एक देश की प्रगति पर भी पूरी तरह लागू होती है। महज बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस, अनुशासित रणनीति और जमीनी एक्शन की जरूरत होती है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, डिफेंस टेक में भारत की लंबी छलांग। दूसरा, स्कूली शिक्षा का बढ़ता संकट। तीसरा, नई शिक्षा नीति यानी एनईपी का नया ढांचा। चौथा, सीमाओं के पार पनपता स्वास्थ्य संकट। और पांचवां, देश में चीता प्रोजेक्ट का रोमांचक विस्तार। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विषय नंबर 1 की, रक्षा तकनीक में छलांग और सामरिक आत्मनिर्भरता। देश का रक्षा बजट अब 6.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और इसका सीधा असर हमारे विकास पर नजर आ रहा है। देखिए, रणनीतिक विकास की बात करें तो पहले हम मुख्य रूप से अनगाइडेड बम पर निर्भर थे, मतलब सटीक निशाने की गारंटी कम थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। डीआरडीओ और आरसीआई हैदराबाद ने तारा नाम का एक स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड वेपन तैयार कर लिया है। आसान शब्दों में कहें तो ये इजराइल के स्पाइस 2000 बम का एक बेहतरीन और किफायती देसी विकल्प है। ये अपने लक्ष्य को बिल्कुल अचूक तरीके से भेज सकता है। और ये आंकड़ा देखिए, 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। जरा इस दूरी की कल्पना कीजिए। ये अग्नि 6 आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की अनुमानित मारक क्षमता है। ओडिशा के तट से किया गया इसका पहला परीक्षण कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सैन्य तकनीक में एक ऐतिहासिक छलांग है। मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सटीक वार करने की क्षमता। इस ऐतिहासिक परीक्षण के मायने असल में बहुत गहरे हैं। भारत अब दुनिया के उस बेहद खास एक्सक्लूसिव आईसीबीएम क्लब में शामिल हो गया है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे गिने चुने देश हैं। इसके साथ ही हमारा न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और वायु से परमाणु हमले की क्षमता पूरी तरह तैयार हो गई है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारत की नीति हमेशा से नो फर्स्ट यूज की रही है। ये हथियार आक्रामकता के लिए नहीं, बल्कि हमारी पुख्ता आत्मरक्षा का कवच हैं। हाईटेक रक्षा उपलब्धियों से अब सीधे जमीनी हकीकत की तरफ रुख करते हैं। विषय नंबर 2, स्कूली शिक्षा का संकट और नीति आयोग की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को खंगालते हुए सोर्स से एक बड़ा ही दिलचस्प और बेबाक विचार सामने आया। एक सुझाव यह है कि अगर नौकरशाहों और राजनेताओं के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए तो शिक्षा प्रणाली में सुधार की रफ्तार रातों रात तेज हो सकती है। सोचकर देखिए, ये एक ऐसा कदम हो सकता है जो पूरी व्यवस्था को तुरंत ठीक करने का एक जबरदस्त दबाव बना दे। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सच में चौंकाने वाले हैं। देश में लगभग 25 करोड़ छात्र हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 12वीं कक्षा पूरी करने से पहले ही 40% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। जी हां, 40%। इसका मतलब है कि हर 10 में से 4 बच्चे हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाते। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम एक पिरामिड की तरह बन गया है। पिरामिड का बेस चौड़ा होता है, यानी छोटी कक्षाओं में तो खूब भीड़ है, बच्चे आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये संख्या सिकुड़ती जाती है। जबकि होना क्या चाहिए? एक आदर्श सिस्टम सिलिंड्रिकल या बेलनाकार होना चाहिए। यानी जितने बच्चों ने पहली कक्षा में दाखिला लिया, वो सब बिना ड्रॉप आउट हुए अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करें। तो मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर बच्चे स्कूल छोड़ क्यों रहे हैं? इसके कई कारण हैं। पहला, राइट टू एजुकेशन की फंडिंग 14 साल की उम्र में आकर खत्म हो जाती है। दूसरा, गरीबी, जिसकी वजह से कई परिवार पढ़ाई से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरी को तरजीह देने को मजबूर हैं। तीसरा, कौशल विकास की कमी, जिससे पढ़ाई का सीधा कनेक्शन रोजगार से नहीं जुड़ पाता। और बुनियादी ढांचे की कमी तो है ही। आज के इस दौर में भी लगभग 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली तक नहीं है। और जो बच्चे स्कूल में टिके भी रहते हैं ना, उनके लिए भी लर्निंग क्राइसिस एक बहुत कड़वी सच्चाई है। आंकड़े बताते हैं कि 5वीं कक्षा के केवल 45% छात्र ही तीसरी कक्षा के स्तर का गणित हल कर पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि स्कूल में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना काफी नहीं है। बुनियादी समझ और शिक्षा की गुणवत्ता में एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई है।
इसी गहरे शिक्षा संकट को दूर करने के लिए एक नए विजन की जरूरत थी। तो आइए तीसरे विषय पर चलते हैं। नंबर 3, NEP फ्रेमवर्क को समझना और क्षमता आधारित नया ढांचा। ये जो नया मॉडल है, इसने हमारे पुराने और पारंपरिक 10+2 ढांचे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब हमारे पास 5+3+3+4 का मॉडल है, यानी पहले 5 साल फाउंडेशनल या बुनियादी शिक्षा के, फिर 3 साल प्रिपरेटरी, उसके बाद 3 साल मिडिल और आखिर के 4 साल सेकेंडरी स्तर के। सबसे खास बात यह है कि ये नया मॉडल बच्चों को रट्टा मारने वाली मशीन बनाने के बजाय उनकी उम्र के हिसाब से सही कौशल विकास पर फोकस करता है। खैर, घरेलू मुद्दों से आगे बढ़कर अब हम अपना ध्यान अपनी सीमाओं के पार पनप रही एक बड़ी चिंता पर केंद्रित करते हैं। हमारा चौथा विषय है सीमाओं के पार स्वास्थ्य संकट, खसरे का प्रकोप। हाल ही में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक उथल-पुथल का सीधा असर वहां के जन स्वास्थ्य पर पड़ा है। इस चार्ट को देखिए। संकट से पहले वहां टीकाकरण की दर 90% के करीब थी, जो अब गिर के महज 50 से 60% रह गई है। इतनी बड़ी गिरावट, और इसी का नतीजा है कि वहां खसरे यानी मीजल्स के मामलों में अचानक से बहुत तेज उछाल आ गया है। खसरे जैसी बीमारी को रोकने के लिए हर्ड इम्यूनिटी का होना बेहद जरूरी है। अब ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? पैरामिक्सोवायरस, जिससे खसरा होता है, उसका कोई सटीक इलाज नहीं है। ऐसे में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि पूरी आबादी के 95% हिस्से का टीकाकरण हो जाए। इसी से एक सुरक्षा कवच बनता है, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जब टीकाकरण की दर गिरती है तो ये सुरक्षा कवच पूरी तरह टूट जाता है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश का ये संकट हमारे लिए अलर्ट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भारत और बांग्लादेश 4000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इस अस्थिरता के कारण पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे हमारे बॉर्डर वाले राज्य काफी संवेदनशील स्थिति में आ गए हैं। भारत का लक्ष्य 2026 तक खसरे को पूरी तरह खत्म करना है, इसलिए पड़ोस की ये बीमारी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इन सब गंभीर मुद्दों के बाद आखिर में आइए एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छी खबर की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां विषय है चीता प्रोजेक्ट का विस्तार और चीतों का दूसरा घर। भारत में चीतों का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। 1952 में इन्हें भारत में पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। फिर दशकों के इंतजार के बाद 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें दोबारा बसाने की शुरुआत हुई और अब इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का विस्तार हो रहा है। केन्या से 4 नए चीतों को गुजरात लाने की तैयारियां जोरों पर हैं। अब सोचने वाली बात है कि कूनो के बाद गुजरात को ही क्यों चुना गया। वो इसलिए क्योंकि कच्छ का बन्नी ग्रासलैंड इन चीतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। ये 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल खुला घास का मैदान है। चीते रफ्तार के बादशाह होते हैं, उन्हें दौड़ने के लिए बड़े और खुले मैदान चाहिए होते हैं, और बन्नी ग्रासलैंड उन्हें बिल्कुल अफ्रीका के सवाना जैसा माहौल देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। कोई भी राष्ट्र एक तरफ ICBM जैसी अत्याधुनिक रक्षा क्षमताएं हासिल करने और दूसरी तरफ बुनियादी मानव विकास जैसे स्कूल में बच्चों को रोकना और बीमारियों से लड़ना, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? एक तरफ हार्ड पावर है तो दूसरी तरफ बेसिक ह्यूमन कैपिटल। इस जटिल और जरूरी संतुलन के बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।